नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए बचे हुए 3 महाद्वीप में से 2 को आज डिफाइन करके जाएंगे। तो पहले हम शुरू कर देते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, टॉपिक हमारा पहला हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। बात कर लेते हैं इसके मैप की। ठीक है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसके बारे में पहले तो बात यह कि इस महाद्वीप तक कौन व्यक्ति पहले पहुंचा। 66.5 डिग्री से ऊपर की ओर ये महाद्वीप है, तो 66.5 डिग्री तक पहला सवाल यहाँ से बनेगा कि इस महाद्वीप की खोज करी किसने। तो 66.5 डिग्री पार करके इस महाद्वीप तक जो पहला व्यक्ति पहुंचा वो था कुक। अब इस बात को आप समझिए, मैंने कहा कुक द्वारा इस महाद्वीप की खोज की गई, लेकिन कुक इस महाद्वीप की लैंड या भूमि पर नहीं उतरा। उसने महाद्वीप की खोज कर दी लेकिन इसकी भूमि क्षेत्र पर नहीं पहुंचा। अब सवाल पहुंचेगा कि तो इसकी भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है वेलिंग वशेसेन। ये व्यक्ति जो है पहला व्यक्ति है जो इसकी भूमि पर पहुंचा। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने तो खोज करी लेकिन भूमि पर नहीं पहुंचा, और एक व्यक्ति है भूमि पर पहुंचा लेकिन वो इसके उत्तरी ध्रुव पर नहीं पहुंचा। इसका अगर आप पोल आप देखेंगे, नॉर्थ पोल यहाँ है। ठीक है, तो अब सवाल ये बनेगा कि इसके उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा। 3 सवाल हो गए। ठीक है, हाँ, तो इसके उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसेन पहला व्यक्ति है। अगर आप इसे बस वेलिंग याद रख लियो, वेलिंग वसेन है। ठीक, हाँ, हो सकता है कि उसे दूसरा नाम बोलते हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इस बात में। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं। ये तो एक्सेप्टेड सवाल बनेंगे कि किस व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जिसने खोज करी, कौन व्यक्ति है जो पहली बार भूमि पर पहुंचा पहला व्यक्ति, और कौन व्यक्ति है जिसने इसकी जो है ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, अगर यही सवाल भारत से बना दिया जाए तो भारत का पहला व्यक्ति नाम है रामचंद्र सेन। ये भारत का पहला व्यक्ति है जो इस महाद्वीप पर पहुंचा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके साथ भी वही समस्या रही कि भाई ये नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाया। ऐसा पहला भारतीय कौन सा है जो नॉर्थ पोल पर पहुंचा। तो पहला भारतीय है जो नॉर्थ पोल पर पहुंचता है, उसका नाम है गिरिराज पूरा नाम सिरोही, गिरिराज सिरोही है जो नॉर्थ पोल पर पहुंचा। ये तो एक्सेप्टेड सवाल हो गए, खोज करने वाले, पहुंचने वाले 5-7 व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात करी गई। क्योंकि ये 66.5 से और 90 डिग्री तक है, तो ये शीत क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की हवा इस तरफ चलेगी, इस तरफ सारी की सारी ठंडी हवा चलेगी। इस कारण से ये ऑल टाइम फ्रीज रहे, जमा रहे। अब यहाँ से जमा रहेगा तो इस पर रहेगी बर्फ, और बर्फ का महाद्वीप कैसा होगा? सफ़ेद। इस कारण से इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन है?
इस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ठीक है, जब दिन होगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि दिन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब रात होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब दिन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो वहाँ की बर्फ़ है वो मेल्ट होगी तेज़ी के साथ। कोई कन्फ्यूजन नहीं इस बात में तो? ठीक है, जब वो मेल्ट होगी तो इस महाद्वीप का स्थल क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब वो घटेगा, बर्फ़ कट के मेल्ट हो जाएगी और स्थल कम हो जाएगा। जहाँ तक बर्फ़ जमी हुई थी, जब बर्फ़ जमेगी तो फैल जाएगा। इस कारण से इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। बोलिए, कोई कन्फ्यूजन है कि यहाँ तक समझने में? ठीक है, टेम्परेचर बहुत लो है तो जीवन की संभावनाएं, यहाँ लोग क्यों रहेंगे, ऐसे नर्क में क्यों रहेंगे? तो यहाँ बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर है। ठीक है, भारत के जो रिसर्च सेंटर है उनमें है गंगोत्री, एक है भारती, ये भारत के रिसर्च सेंटर है। गंगोत्री हो गया, भारती हो गया। ठीक है, हाँ क्या बोला? कौन सा हो रहा बंद? नहीं, ये बंद है, मैत्री चल रहा। ठीक है, चलो, ये 3 भारत के रिसर्च सेंटर है वहाँ। ठीक है, बर्फ अपने अंदर सबसे ज़्यादा अवशेष और सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करके और जीवित कंडीशन में रख सकती है। इस कारण से अर्थ के ठीक विज्ञान को समझने के लिए, सबसे सटीक रिसर्च आने के लिए वहाँ रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। आप देख रहे कि कोई बॉडी अगर ख़त्म होने लग रही डेड होने के बाद, तो उस बॉडी को सही रखने के लिए हम उसे बर्फ़ की सिल्ली को संपर्क में ले आवे, जिससे कि वो बॉडी गलती या सड़ती नहीं लंबे समय तक। और जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है तो उसके संपर्क में जो भी चीज़, कार्बनिक पदार्थ, जो भी चीज़ें होंगी वो ऐसी होगी जैसे प्रारंभ में थी। इस कारण से यहाँ रिसर्च सेंटर बनाए गए ताकि हम अर्थ की भूगर्भीय स्थिति के बारे में और यहाँ मिलने वाले तत्वों के बारे में ठीक सटीक अध्ययन कर सकें। ठीक है, और यहाँ से कोई एक्सेप्टेड सवाल नहीं बनता। इसके साथ ही एक महाद्वीप में मान के चलो कि मैंने ख़त्म कर दिया, इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। बोलो, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ एक श्रेणी है, ये वाला हिस्सा पूर्वी हो गया और ये वाला हिस्सा पश्चिमी हो गया, तो इसे ईस्टर्न कह सकते हैं और इसे वेस्टर्न। तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये इन दोनों हिस्सों को अलग करती है। इसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज, इसे बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक रेंज। ये यहाँ से सवाल आ सकता है कि ट्रांस अंटार्कटिक रेंज जो है कहाँ पर है, और इससे इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है। माउंट एब्रुस इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, और कोई एक्सेप्टेड सवाल यहाँ से नहीं बनता, बस ख़त्म। इसमें कुछ नोट करने लायक हो तो कर लो, इसके बाद फिर मैं किसी अन्य महाद्वीप की ओर चलूँगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बता दो, फिर मैं अगला मैप बनाने जा रहा हूँ अगले महाद्वीप का, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं। माउंट एब्रुस, एल्ब्रुस लिख ले यार। ठीक है, हाँ, माउंट एल्ब्रुस, चलो फिर क्लियर कर लेंगे। आज आप पढ़ के भी आए होंगे जो टॉपिक आपको दे रखे थे ऊंची चोटी के, इसीलिए आपने कहा। ठीक है, तो यह एल्ब्रुस है कि एब्रुस है, ऐसा हो सके एल्ब्रुस वहाँ की हो और यहाँ की एब्रुस हो। हाँ ठीक है, रफ कर दूँ? ठीक है, आज यही टॉपिक आपने पढ़ा कि कहाँ का ऊंचा कहाँ का नीचा। आओ अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं। अगला महाद्वीप हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका।
दो महाद्वीप बच गए, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये आपका काम चलाओ मैप आ गया, किसका भला? उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग ही कुछ चीज़ें मैं बना देता हूँ जो आपको यहाँ ये आपका अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब इसे डिफाइन करते हैं बाहर से कि इसमें बाहर का क्या चीज़, कहाँ कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर तो हो गया अंध महासागर। ठीक है, ये एशिया हो गया, ये एशिया का रशियन पार्ट है। ठीक है, और ये अमेरिका है। इनके बीच में एक जल संधि है, मैंने आपको बताई थी। कौन सी जल संधि है? पढ़ा रखा पहले? नो, ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये बेरिंग जल संधि है। टॉपिक पहले पढ़ा चुका मैं। ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी। ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ एक जल संधि बनेगी हडसन। क्लियर हो गया? अब ये बीच में कौन सा सागर है भाई? उत्तरी अमेरिका और एशिया, ये दोनों अलग जुड़ रहे, ध्यान रखना। और ये उत्तरी अमेरिका से इस तरफ कौन सा सागर हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो? मैप को उल्टा समझो। ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, समझ रहे? ये अटलांटिक महासागर है। ऐसे गड़बड़ मत करो भाई। पृथ्वी है गोल, और गोल को समझो। ये किस हिस्से की बात कर रहा मैं? यहाँ अफ्रीका हो गया। ये वाला जो हिस्सा इसका मिल रहा, ये मिल रहा है एशिया से। ध्यान करो, मैंने एशिया बनाया था, एशिया के इस तरफ दिखाया था। इस तरफ क्या है? एशिया के इस तरफ यहाँ क्या होगा? यहाँ हो गया प्रशांत, यहाँ हो गया प्रशांत महासागर। ठीक है, ये फेमस है हवाई द्वीप, और ये है होनेलुलु। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन हो बता दो। ये हो गया क्यूबा, यहां का हुसैन बोल्ट है। ये हो गया हयाती, और ये हो गया प्लूटो रिको। अभी आउटर उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे, समझो। जहां कंफ्यूजन हो मुझे बताओ, जहां किसी को जैसा भी कंफ्यूजन हो मुझे बता दो। ठीक है, कोई है? ये है डेविस जल संधि। डेविस, एक आदमी
पॉज कर देना वीडियो को। आगे क्या, बस ठीक है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इसे नाप लियो दोनों साइड से, हाँ दोनों साइड से बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, बीचों बीच लगाना चाहिए। इस अंदर रखवा दूँगा। विशाल एक बार इस अंदर रखवा यार। ठीक है, अकेले बन रखे जाए, एक बंदा और आओ। वीडियो छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो रुक जा, वो लग रहा, रुक जा। हाँ मैं बात कर रहा था, ध्यान दो जरा, मैं क्या कह रहा था, अपनी बात पे ध्यान दो। आउटर सिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो अभी यहाँ से। फिर मैं इस पर बनने वाली रेंज अथवा पर्वत श्रेणी को डिफाइन करूँगा उत्तरी अमेरिका पर, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं फ़िलहाल ये मिटा देता हूँ, हडसन की खाड़ी वाला ये लिखा हुआ जो है मैंने। यहाँ एक पर्वत श्रेणी हो जाएगी जिसका नाम है, इसका नाम है ब्रुक्स श्रेणी, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है अलास्का का है, तो यहाँ भी एक पर्वत श्रेणी बनेगी जिसे कहेंगे हम अलास्का। इसका नाम है अलास्का श्रेणी। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है? आगे आते हैं नीचे की ओर। ये पहली आ गई, इसका नाम है, ध्यान से देखना, इसको मिटा दूँ प्रशांत को यहाँ से, यहाँ मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। इसका नाम है तटीय श्रेणी। इसके नीचे एक और आ गई, इसका नाम है कैस्केड। ये सब पर्वत श्रेणी है, ध्यान देना जरा, ठीक है, कैस्केड पर्वत श्रेणी। इसके नीचे आ गई सियारा, सियारा पर्वत श्रेणी। अगर याद ना रहे तो हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई थी, उसमें इंस्पेक्टर सियारा है, उसी के नाम पे याद रख लियो, ठीक है। तो ये सियारा पर्वत श्रेणी होगी। क्लियर हो गया? यहां से लेकर यहां तक एक रेंज आ गई, पर्वत श्रेणी आ गई यहां तक। इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। सुना नाम कहीं? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत तो सुना होगा। यहां भी एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम हो गया अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो, फिर उसकी मदद करी जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है? कोई डाउट नहीं? रॉकी और तटीय पर्वत श्रेणी के बीच में यहाँ एक पड़ गया पठार, भीड़ होगी, तो इसे मिटा दूंगा। इसमें कुछ नोट करने लायक हो तो कर लो, फिर से मिटा के उस पर पठार का नाम बताऊंगा। जल्दी करो, कुछ नोट करना? चलो, नहीं करना छोड़ो फिर। ये हो जाएगा कोलंबिया। इसे मिटा दूँ बाकी मटेरियल को, इधर वाले को मिटा दूँ, इसे मिटा दूँ ऊपर वाले को, जिससे तुम्हें कुछ समझने में आसानी रहे। मैंने बोला है तटीय श्रेणी की और रॉकी श्रेणी के बीच में है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार। कुर्सी ले ले भाई, एक आगे से ले ले।
लाइब्रेरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, फिलहाल काम चल रहा, मिस्त्री काम कर देगा, बढ़ा देगा, तो उसके बाद बढ़ने के बाद 4-5 सीटें बढ़ सकती है। ठीक है, कुछ किसी को सामान मंगाना होगा पड़ोस से मंगा लो भाई। हाँ, एक आदमी जा ही रहा तो पैसे तो बच जाएंगे, किराया बच जाएगा। हाँ, किसी को कोई काम हो तो बता दो अपना, फिर दोपहर बाद मुझे कोई कहे कि मैं जा रहा जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ जाओ। मैंने बताया कोलंबिया का पठार है यहाँ। ठीक है, इस पर एक ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, पठार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाएगा ग्रेट, नाम है ग्रेट बैरियर मरुस्थल। ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये देखिए कैस्केड श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में है। ठीक है, और तीसरा यहाँ एक छोटा सा और मरुस्थल है, इसका बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। इसका नाम है ची हुआ हुआ। ठीक है, ये है ची हुआ मरुस्थल। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। तो मैंने आपको यहाँ जितनी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में बात कर ली। अब इस मैप को फिर रफ करूँगा, फिर नया मैप बनाऊँगा, फिर बिहाफ ऑफ कंट्री डिफाइन करूँगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। नहीं, ये आप देख रहे इस क्षेत्र में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ होगी, 3 तो अलग छोटी, फिर अपने आप पर रोकी आ गया। इनके आने से पर्वत श्रेणियों का एक ग्रुप हो गया। और अगर कोई पर्वत श्रेणियों का ग्रुप हो जाए तो उसे कहा जाता है कॉर्डिलेरा। ठीक है, ये हिस्सा हो गया ईस्टर्न, ये हिस्सा हो गया वेस्टर्न। तो इस पूरे हिस्से को वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं। फिर सुन लो, ये जो ग्रुप हो गया ना पर्वत श्रेणियों का, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। मैंने क्या बताया आपको, जहाँ बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हो जाएंगी, उन पर्वत श्रेणियों के ग्रुप को कॉर्डिलेरा कहा जाएगा। ये हिस्सा ईस्ट का है तो ये हिस्सा वेस्ट का है, और वेस्ट में ये ग्रुप है, इसलिए इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं। कॉर्डिलेरा जो शब्द है इसका मतलब होता है रस्सी। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, रफ कर दूँ, बिहाफ ऑफ कंट्री डिफाइन कर दूँ इसे। इसमें कौन कौन से देश है, कौन कहाँ है। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ चीज़ छूट गई भाई, थोड़ी सी छोटी गड़बड़ हो गई थी। इधर आ जाओ, ये मैक्सिको खाड़ी होगी, ये छूट गए थे मेरे से डिस्कस करते करते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे द्वीप है, ये ग्रुप ऑफ द्वीप कह सकते हो इन्हें आप। एक ग्रुप है, गुच्छा है द्वीपों का। और इसमें क्या है, ये क्यूबा, ये जमैका, ये हयाती और ये प्लूटो रिको। ठीक है, यहाँ एक देश है जिसका नाम है, देश क्या आपको स्थान बोलो, स्थान है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। ठीक है, इस फ्लोरिडा से एक लाइन खींचो प्लूटो रिको को। ठीक है, और यहां है जगह, एक द्वीप है बरमूडा। बरमूडा, यह सारी नाम कहानी मिटा के तुम्हें समझाता हूँ। मैक्सिको खाड़ी मिटा देता हूँ, इन्हें लिखे रहने दो, और इसे हटा देता हूँ यहाँ से, बस। ये बरमूडा है। ठीक है, फ्लोरिडा, प्लूटो रिको और बरमूडा, इन तीनों को पर आप एक काल्पनिक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिला लो। इन तीनों से मिलकर ये बन गया क्या, एक ट्रायंगल बन गया। इसे हम बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। फ्लोरिडा, प्लूटो रिको और बरमूडा, इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल को बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ एक स्पेशल ग्रेविटेशन फोर्स है, एक विशेष आकर्षण बल है, जिसके कारण इस पर उड़ने वाले जहाज और समुद्र में यात्रा करने वाले शिप को अफेक्ट करता है। एक कारण हो गया। ठीक है, एक और कारण है, इस क्षेत्र में जो समुद्र की
परतें हैं वो ज़्यादा ऊपर तक और पैनी, धारदार और हार्ड चट्टानें हैं। इस क्षेत्र से ही यात्रा करने वाले शिप उन चट्टानों से टकरा कर नीचे से टूट जाते और फिर उनके डूबने की संभावनाएं बन जाती। इसलिए ये चिन्हित कर लिया गया था कि बरमूडा ट्रायंगल है जो शिप के लिए भी और एरोप्लेन के लिए भी ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। ठीक है, अब वो बात नहीं रही कि कोई ये समझे कि इसके ऊपर का शिप नहीं निकल सकता है। वो पुराने टाइम की बात थी। अब ये पता चलिए कि इस क्षेत्र में जो समुद्री परत है वह ऊंची और रोक चट्टाने जो है वो कहाँ तक आ रही, वो भी चिन्हित कर लिया, निकलने का मार्ग जो है आसान कर लिया। और अब वो बात नहीं रही जो पुराने टाइम में थी, लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत ही डेंजर जोन समझा जाता था। अब तो जो हमारे एरोप्लेन है वो भी बहुत पावरफुल है, तो किसी भी जोन से उनके निकलने की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ जाते हैं। इसे कैरेबियन, इस पूरे जोन को जो बोलते हैं कैरेबियन जोन बोलते हैं, अदरवाइज वेस्ट इंडियन जोन, जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, वेस्ट इंडियन जोन। ठीक है, ये सारे मिलकर वेस्ट इंडियन जोन का निर्माण करते हैं। क्लियर? इनके बीच में और इनके बीच में लगने वाली जल संधियों के भी विशेष नाम है जो इनके डिवाइडेशन में काम करते हैं। जितनी दूर मैंने मैप पे बनाया ये इतनी दूर एग्जैक्टली है नहीं। ठीक है, बहुत थोड़ी डिस्टेंस इनके बीच में है, इतनी डिस्टेंस नहीं। अगर आप एग्जैक्ट मैप देखेंगे तो ये एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देंगे आपको। बस इनके बीच के डिस्टेंस को या जल संधि को डिफाइन कर रखा कि ये है इनके बीच में, लेकिन अलग अलग समझाने के लिए मैंने थोड़ा इन्हें गैप दे दिया। इतना गैप इनके अंदर है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबा कहाँ है, जमैका कहाँ है। ठीक है, हयाती कहाँ है और पुर्टो रिको कहाँ है। ठीक है, आपको बताया मैंने ये क्या है, मैक्सिको खाड़ी है, ये हडसन खाड़ी है। एक जल संधि मैंने यहाँ डिफाइन करी, एक जल संधि यहाँ डिफाइन करी, हडसन की। ठीक है, एक जल संधि मैंने यहाँ डिफाइन करी। ठीक, और क्या करूँगा मैं, ये हिस्सा आ गया नीचे, ये वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका का है, और ये जुड़ जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से लैंड द्वारा जुड़ा हुआ है, भूमि द्वारा। इनके बीच में कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको जल संधि बताई, ये जल संधि बताई, ये जल संधि बताई, ये जल संधि बताई, ये भी एक जल संधि बताई, तो इस तरह से ये एक स्थल संधि है। ऐसा क्षेत्र जिसमें दो बड़े भूभाग स्थल द्वारा जुड़े होंगे स्थल संधि कहलाया होगा। और जल संधि ऐसा क्षेत्र है जहाँ दो जल क्षेत्र को भी अलग करेगा और दो स्थल क्षेत्रों को। जैसे ये वाला क्षेत्र, एक स्थल ये रहा, एक लैंड एरिया ये रहा, और एक जल क्षेत्र ये रहा, और एक जल क्षेत्र ये रहा। आपने मैंने लिख रखा था कौन सा जल क्षेत्र है, प्रशांत का, और ऊपर बेरिंग सी है। तो बेरिंग सी और प्रशांत सागर को अलग कर रही बेरिंग सागर जल संधि। ठीक है, और इधर रशिया का और इधर अलास्का को, इन दोनों को अलग अलग कर रही। ठीक है, तो अगर जल संधि होगी तो दो लैंड, दो भूमि और दो वाटर एरिया को अलग अलग करेगी। अगर स्थल संधि होगी तो वो जमीन जुड़ी रहेगी, वाटर एरिया अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कुछ लोगों को नींद सी आ रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बोरिंग तो नहीं हो रहा मैटर, बोर तो नहीं हो रहे, फिर मिटा दो इसे। ठीक है, अब मैं इसी मैप पर बिहाफ ऑफ कंट्री डिफाइन करता हूं। बिहाफ ऑफ कंट्री जाएंगे तो मैप हम बनाना शुरू करें। ये तो हो गया अलास्का। ठीक है, यहाँ पर्वत श्रेणी दिखाई दी अभी थोड़ी देर पहले ही।
ये हो गया कनाडा। ये हो गया अमेरिका। अमेरिका ना कहो, इसे यूएसए बोलो, अमेरिका तो कुछ और है। और ये हो गया मैक्सिको। ठीक है, बाहर जो छोटे छोटे द्वीप थे वो मैंने डिफाइन कर लिए। इधर के मैंने द्वीप हवाई द्वीप और होनोलुलु। किस लिए फेमस है दोनों? हवाई और होनोलुलु किस लिए जाने जाते हैं? वेरी गुड, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को। अब शुरू करते हैं अलास्का को। अलास्का मैंने दिखा किससे अलग कर रहा। अलास्का का मोस्टली क्षेत्र फ्रीज है, जमा हुआ है। अगर अलास्का के बारे में कुछ बातें हम जाननी शुरू करें तो जाने हम। एक तो ये यहाँ पूरे साल बर्फ़ पड़े, इसलिए जमा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ एक विशेष जनजाति वास करती है बर्फीले क्षेत्र में। कौन सी जनजाति है? कौन सी है? हाँ, कीमू जनजाति वास करती है। ठीक है, ये जनजाति वास करे यहाँ। क्लियर हो गया? अगर ये किस प्रकार के घरों में रहती है वो बता क्या है? इग्लू घरों में रहती है। ठीक है, इनका एक विशेष हथियार होता है जो शिकार करने में प्रयोग करा जा। ठीक है, उसका भी एक्सेप्टेड नाम आपसे पूछ सकता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस हथियार का नाम क्या हो, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र फ्रीज है। ये पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था? यहाँ है रसिया, तो ये पहले रसिया के अधिकार में था। ठीक है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कीमू कीमो सेम थिंग है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हुआ ये कि बाद में इसे, क्योंकि ये इसी महाद्वीप का हिस्सा है, अमेरिका ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पे दबाव बनाया कि यार ये बीच में एक महासागर आ रहा और ये इसके अधिकार क्षेत्र में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आया कि भाई ये इसी का हिस्सा हो सके किसी का, तो अमेरिका ने इसको अपना 49 स्टेट बना दिया। ये अमेरिका का 49वां राज्य है, याद रहेगा। अमेरिका बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, हर राज्य की अपनी कानून व्यवस्था है। ठीक है, समझ रहे? 2 गवर्नमेंट काम करती है, एक इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, जिसका सबसे बड़ा जो पद है वो वहाँ के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, तो इसी का 49वां स्टेट हो गया। यहाँ मैंने बता दिया फ्रीज है, ये जनजाति वास करती है, जीवन कठोर है, ये कुत्तों से खींचने वाली एक विशेष गाड़ी के द्वारा अपना सर्वाइव करते हैं और मुश्किल जीवन है। ये जिन घरों में रहते हैं वो स्पेशल उनका फिगर होता है जिससे कि इनके ऊपर पड़ने वाली बर्फ़ जो है मिनिमम रुके उनके ऊपर, और इस कारण से इन घरों को हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूँ, कनाडा आ गया, बहुत फेमस है। ठीक है, अब तो ये मिनी इंडिया कहा जाता है। कनाडा को अब मिनी इंडिया के इतने भारतीयों ने यहाँ जाकर शरण ले ली और इतने भारतीय यहाँ जाके बस गए, अब इसे मिनी इंडिया कहा जा। यहाँ 40% भाग पर शंकु धारी वन, जिनमें चीड़, देवदार ये प्रमुख है। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र होने के कारण इसका भी बड़ा भूभाग जमा रहता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन एक हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा जो इस वाली पर्वत श्रेणी के नीचे है, ये गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ गेहूं की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में करी जाती है। क्लियर हो गया? यूरेनियम का बड़ा भंडार है। कनाडा के बारे में बोल रहा हूँ। और क्या है, पूरी दुनिया में अखबारी कागज के लिए जाना जाता है।
ठीक है, इस कनाडा को और अमेरिका को, इनके बीच में यहाँ ग्रेट झील कही क्या कही जाती है, इन्हें दोनों को डिवाइड करती है ग्रेट झील। एग्जैक्टली ये एक झील नहीं है, ये झीलों का ग्रुप है। इनमें सबसे बड़ी झील बनाई मैंने, एक झील यहाँ होगी, एक झील यहाँ होगी, एक यहाँ और एक उससे लगी हुई यहाँ, ठीक है। पर ये जो झील है सबसे बड़ी झील है इन 5 झीलों में, इसका नाम है सुपीरियर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाली जो है ये मेरियन झील है, ये एकमात्र झील है जो यूएसए में पड़ रही, बाकी सारी बॉर्डर पे ही है। तो इन 5 झीलों का ग्रुप यूएसए और कनाडा को अलग कर रहा, ठीक है। कनाडा के बारे में जो एक्सेप्टेड सवाल बनते थे वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन किसी का हो तो मेरे से पूछ लो, उसे बता दिया जाएगा। एक सवाल और यहाँ से बनेगा, ये जो लाइन है कनाडा और अमेरिका के बीच की, ये लगभग 49 डिग्री पर खिंच रही, ठीक है। ये 49 डिग्री अक्षांश है। जब मैंने आपको अक्षांश समझाए थे तब मैंने बताया था कि अर्थ पे अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे ऊपर चले जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 90 तक चले जाएंगे। तो यहाँ दोनों तरफ अगर 49 डिग्री अक्षांश बना दिया जाए और वो पैरेलल खींच दिया जाए, ठीक है, तो इन्हीं के बीच में ये अमेरिका और कनाडा को अलग अलग कर रही ये वाली लाइन। इसलिए आपसे पूछ सकता है 49 डिग्री अक्षांश किन 2 देशों को अलग करती है, किन दोनों देशों के बीच की विभाजक रेखा है, वो कनाडा और अमेरिका के बीच की विभाजक रेखा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अमेरिका पहुंचे तो ये अमेरिका का हो गया, अमेरिका की राजधानी, ठीक है, कौन सी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ये हो गया वाशिंगटन डीसी। डीसी, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ फेमस क्या है और क्या फेमस है, यहाँ विश्व बैंक है। वाशिंगटन डीसी में एक्सेप्टेड सवाल बनता है वो क्या है, विश्व बैंक है, ठीक है। यहाँ अमेरिका का एक फेमस सिटी है, कौन सा, बिल्कुल ठीक, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या है भाई, न्यूयॉर्क में है क्या, WHO से भी बेहतर है। न्यूयॉर्क को बोलते हैं गगनचुंबी इमारतों का नगर। एक्सेप्टेड सवाल आएगा, आपसे पूछ सकता है कि विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जिसे गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं, तो वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। हॉलीवुड की फिल्मों का शहर, जिसे हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दिया, यहाँ हॉलीवुड की फिल्मों का शहर है, ठीक है। बताना मुझे कि हॉलीवुड की फिल्मों के लिए कौन सा फेमस है। हॉलीवुड के लिए जाना किसे जाता है, फिल्में तो बहुत देख रहे, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। खूब सोचना, गूगल मत करना, बस गूगल मत करना, ठीक है। आगे बढ़े, ये आ गया आपका मैक्सिको सिटी। आप ध्यान से देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा की उष्ण पट्टी के अंदर आ जाता है, इसलिए इसकी तुलना में इस क्षेत्र का तापक्रम ज़्यादा आता है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक चांदी का निर्यात करता है। इसे सिल्वर सिटी भी कहते हैं। मैक्सिको पूरी दुनिया में चांदी के निर्यात के लिए जाना जाता है, चांदी का बड़ा भंडार इसके पास है, इसे सिल्वर सिटी कहे, ठीक है।
मैक्सिमो के बाद यहाँ जो पनामा है, पनामा ही फिर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। मैंने कोशिश की है कि कोई भी एक्सेप्टेड सवाल आपका न छूटे, ठीक है। एक एक्सेप्टेड सवाल बस ये है कि ये जो झील है, 5 झील है, इन 5 झीलों में से कौन सी झील है जो अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ M फॉर मिशिगन, M फॉर मिशिगन है। मिशिगन एकमात्र झील है जो इन ग्रेट झीलों के 5 झीलों के समूह से अमेरिका में पड़ती है, मिशिगन। ये मैंने बोली कौन सी झील है, इससे एक्सेप्टेड एक सवाल बनता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। यहाँ मैंने डिफाइन करा, यहाँ 2 द्वीप है, उन द्वीपों पर एक द्वीप पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कलायू, ठीक है। तो लगभग इन सब के बारे में, आपसे आने वाले सवालों के बारे में मैंने एक्सेप्टेड सवाल बात कर ली। कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ है ये डिफाइन कर लिया। आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि ये लगभग 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ एक मैंने जब मैपिंग की, पहली मैपिंग तो मैंने यहाँ एक ऐसा हिस्सा बनाया था, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सुना इसका नाम, क्या है ये, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। द्वीप और महाद्वीप में तो अंतर समझते होंगे। द्वीप है छोटा स्थल भाग जो समुद्र से घिरा हुआ हो, और महाद्वीप बड़ा स्थल भाग जो समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है। अगर पूरी तरह ना घिरा हुआ तो कम से कम 3 तरफ से तो घिरा हुआ ही हो, उसे महाद्वीप कहेंगे, बड़ा भूभाग होगा। अगर छोटा स्थल भाग होगा तो ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आज आपका ख़त्म कर दिया उत्तरी अमेरिका और उसके साथ साथ अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ तक फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, फिर मेरा नंबर तो आना ही है पूछने का। बोलो। यहाँ एक घाटी पड़ती है, यूकान घाटी। यूकान घाटी, यूकान घाटी, इसी पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और क्षेत्र है पूरा ठंडा शीतित। जब ठंडे क्षेत्र से गर्मी निकलेगी तो निकलने वाली हीट स्मोक बन जाएगी, धुआं, ठीक है। इस कारण से इस यूकान घाटी को धुआरों की घाटी कहा जाता है, 1000 धुआरों की घाटी। एक्सेप्टेड सवाल है ये, रेलवे को उसमें पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। 1000 द्वारों की घाटी किसे कहते हैं, तो यूकान घाटी को 1000 द्वारों की घाटी कहते हैं। फैक्ट ये है कि यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से निकलने वाली हीट के साथ निकलता है सबसे बड़ी मात्रा में वाटर वेपर, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके। वो वाटर वेपर जैसे ही एयर के संपर्क में आएगा तो धुआं बन जाएगा, और धुआं बन जाएगा तो उस क्षेत्र में, उस घाटी क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो जाएगा। इस कारण से इसे 1000 द्वारों की घाटी बोलते हैं। ये ऐसा एक्सेप्टेड सवाल था जो मुझे अभी देख के याद आ गया। बाकी मैंने जो है जो मटेरियल आपके लिए तैयार कर रखा था लगभग सारा आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, टॉपिक ख़त्म करूं। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, इतने कंसंट्रेशन के साथ देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।